ड्रैब्स नाम के एक कीट विज्ञानी के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने बैठकों, संचार और निर्णय लेने जैसे असामान्य व्यवहारों में संलग्न एक चींटी प्रजाति का पता लगाया। फिर हम एक हरे रंग की चींटी को एक कॉलोनी में प्रवेश करते हुए देखते हैं और रानी चींटी को जहर दे देते हैं। रानी चींटी के आदेश के तहत कॉलोनी की चींटियां तेजी से आक्रामक हो जाती हैं। आंतरिक संघर्ष और सामूहिक हत्याओं को शुरू करते हुए अचानक काली चींटियां अपने प्राकृतिक शिकारियों पर हमला करना शुरू कर देती हैं, जिनमें मैटिस बीटल, मिलीपेड और मकड़ियां भी शामिल हैं। दोनों को एरिज़ोना रेगिस्तान के माध्यम से ड्राइव करते हुए देखा जाता है और जल्द ही एक स्थान पर पहुंच जाते हैं। परित्यक्त शहर में वे एक अनुसंधान अवलोकन स्टेशन स्थापित करने आए हैं। अपने अध्ययन के लिए एक अनुसंधान अवलोकन स्टेशन स्थापित करने के लिए जब वे उस क्षेत्र की जांच करते हैं तो उन्हें कुछ खंभे दिखाई देते हैं जिनके शीर्ष पर समान अंतराल होते हैं। हब उन स्तंभों की तस्वीरें लेते हैं, इस बात से अनजान होते हैं कि चींटियां अंतराल से उन पर अपनी नज़र रख रही हैं। उनकी कई आंखें हैं। उनकी खोज उन्हें एक जगह ले जाती है। खेत में उन्हें भेड़ का एक मृत शरीर मिला, जिसके शरीर में एक छोटा सा छेद था। ऐसा प्रतीत होता है मानो उसमें चींटियां घुस गई हों और खा गई हों, जो चींटियों को जलाने के लिए गैसोलीन से भरी खाई का उपयोग करने की तैयारी कर रहे हैं। डॉ हब्स ने श्री एल्ड्रिज को सुरक्षा के लिए क्षेत्र को खाली करने की सलाह दी और उन्हें खाली करने के लिए भी कहा। जब वे प्रस्थान करते हैं तो ध्यान दें कि वे श्री एल्ड्रिज की पोती केंड्रा को अगले दृश्य में घोड़े की सवारी के बाद घर लौटते ड्रैब्स और जेम्स ने खंभों से कुछ ही दूरी पर एक सीलबंद गुंबद में सफलतापूर्वक एक कंप्यूटरीकृत प्रयोगशाला स्थापित की। 12 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें अभी भी चींटी कॉलोनी के बारे में जानकारी का अभाव है। उन्हें अपने बेसमेंट से कई कॉल प्राप्त हुईं कि वे ऐसा कर सकते हैं। वे वहां अधिक समय तक नहीं रुके और उनसे चींटियों की गतिविधि शुरू करने के लिए जल्द से जल्द डेटा एकत्र करने का आग्रह किया। रात के दौरान चींटियों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करें। चींटियां श्री एल्ड्रिज के खेत पर आक्रमण करती हैं और उनके पालतू घोड़े पर हमला करती हैं। जानवरों को बचाने के लिए एल्ड्रिज परिवार के अथक प्रयासों के बावजूद कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण उनका प्रयास व्यर्थ साबित होता है। श्री एल्ड्रिज को घोड़े को गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके बाद परिवार के सदस्यों में से एक ने आग लगा दी। चींटियों को दूर रखने के प्रयास में खाई में गैसोलीन भर दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि चींटियां अपना स्थान छोड़ दें और अनुसंधान स्टेशन पर अपने वाहन में चले जाएं। जेम्स ने चींटी संचार को समझने के लिए डॉ हब को अपना दृष्टिकोण समझाया। उन्होंने कहा कि वह चींटियों द्वारा उत्सर्जित संकेतों को रिकॉर्ड करते हैं और फिर इन संकेतों को उनके कार्यों के साथ जोड़ते हैं। दूसरी ओर एल्ड्रिज परिवार को निकासी नोटिस पर हस्ताक्षर करने का अफसोस है। उनका मानना है कि आपदा को शीघ्र ही टाला जा सकता था जब श्रीमती एल्ड्रिज ने अपने पति के बालों के साथ साथ उनके वाहन पर भी एक चींटी को बेहोशी की हालत में देखा। घबराकर वह इसे दूर करने का प्रयास करती है। इस क्षणिक व्याकुलता के परिणाम स्वरूप श्री एल्ड्रिज वाहन पर नियंत्रण खो देते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसा करने से दुर्घटना होती है। इसके बाद परिवार अपना वाहन छोड़ देता है और मदद लेने के लिए अनुसंधान केंद्र की ओर चला जाता है। कुछ ही क्षण बाद चींटियां वाहन के इंजन के साथ छेड़छाड़ करती हैं। चींटियों की मौजूदगी के संदेह में स्टेशन पर विस्फोट हो गया और बिजली गुल हो गई। डॉक्टर हब्स ने स्टेशन के चारों ओर जहर छिड़क दिया, जिससे अनजाने में एल्ड्रिज परिवार भी प्रभाव। स्टेशन केवल अपने सुरक्षात्मक सूट में मिस्टर और मिसेस एल्ड्रिज को जमीन पर बेहोश पड़े हुए पाता है। जेम्स उनकी दुखद मृत्यु पर अपना दुख व्यक्त करता है, लेकिन डॉ हब्स को इसकी कोई परवाह नहीं है। उनका ध्यान पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि चींटियों ने कार को कैसे उड़ा दिया। हम सब सोच रहे हैं कि जेम्स पर आग्रह ड्रेब्स एक मृत शरीर की जांच करते हैं और पाते हैं कि चींटियों ने हथेली में एक छेद बनाया है, जहां से वे अब बाहर निकल रही हैं। जब वे अपने अध्ययन के लिए चींटियों के नमूने एकत्र कर रहे थे, वह केंद्र अभी भी जीवित है। उसे वह मोटा लेकिन साजिश कवच मिला है। हालांकि अपने पूरे परिवार को मृत देखकर केंद्र आगे निकल जाता है और दो लोगों को उसे स्टेशन के अंदर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। बाद में दोनों चर्चा करते हैं कि चींटियों का अध्ययन कैसे किया जाए। जब जेम्स का ध्यान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास में केंद्र द्वारा हटा दिया जाता है, तभी केंद्रा कमरे में प्रवेश करती है और एक टेस्ट ट्यूब में एक एंटीन देखकर अपना परिचय देती है। उसे एहसास होता है कि इसने उसके घोड़े और उसके पूरे परिवार को कैसे मार डाला। वह कमरे से बाहर चला गया जबकि डॉ
हब्स अंदर की सभी चींटियों को खत्म करके कमरे को कीटाणु रहित करने के लिए आगे बढ़े। दुर्भाग्य से हब्स को एक चींटी ने काट लिया। इस बीच चींटियों की बस्ती में काली चींटियां आपस में पीला जहर फैला रही हैं। जो लोग जहर के संपर्क में आते हैं उनकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। फिर भी वे जहर खाकर रानी बनने के लिए स्वेच्छा से खुद को बलिदान कर देते हैं। रानी प्रतिरक्षा प्राप्त करती है, जिसके बाद वह एक पीला अंडा देता है, और इस प्रकार द सिम्पसंस का जन्म अगले दिन हुआ। बेस ने डॉ हब से संपर्क किया और प्रगति के बारे में पूछताछ की। अगले दिन बेस ने डॉ हब से संपर्क कर प्रगति के बारे में पूछताछ की और पूछा कि क्या उनका सामना किसी नागरिक से हुआ है। ड्रहब्स झूठ बोलने का विकल्प चुनते हैं और नागरिकों के साथ किसी भी संपर्क से इनकार करते हैं। इस बीच जेम्स टेप रिकॉर्डिंग से चींटी भाषा को डिकोड करना जारी रखता है। जब डॉ हब उसके पास आते हैं, जेम्स अपनी आशा व्यक्त करता है कि वह जल्द ही ऐसा करेगा। चींटियों के साथ संवाद करने में सक्षम वह डॉक्टर को चींटियों का एक दृश्य संकेत दिखाता है, भले ही उसे पता नहीं है कि इसका क्या मतलब है। इसके अल जेम्स ने केंद्रा के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की, जिसके दौरान उसे पता चला कि उसके कोई भी रिश्तेदार सहानुभूति से बाहर नहीं हैं। वह उसे नाश्ता देता है और उसे भोजन भंडारण क्षेत्र में ले जाता है। जब केंद्रा उनके उद्देश्य के बारे में पूछती है तो जेम्स बताते हैं कि वे यहाँ शोध के लिए आए हैं। इसके तुरंत बाद डॉस ने जेम्स को बुलाया और चौंकाने वाली खोज का खुलासा किया। खंभे सूरज की गर्मी को वापस स्टेशन पर प्रतिबिंबित कर रहे हैं, जिससे स्टेशन का आंतरिक तापमान केवल 1.5 घंटे के भीतर बढ़ गया। इस बीच तापमान 5 डिग्री तक बढ़ गया। डॉ हब्स ने यह भी खुलासा किया कि रानी चींटी ने जहर खा लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वीवर चींटियों का जन्म हुआ, जो अब जहर के प्रति प्रतिरोधी हैं। जेम्स फिर उनके वाहन को छोड़ने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करता है। इसके बाद जेम्स ने डॉ हब्स से प्रत्याशित हेलीकॉप्टर के बारे में सवाल किया, लेकिन बाद वाले ने उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया और उन्हें अपने प्राथमिक लक्ष्य की याद दिलाई। हालांकि जब वह कॉल करने का प्रयास करता है तो चींटियां उनके फ़ोन को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे कोई भी संपर्क नहीं हो पाता है। उसी समय बी चेहरे के साथ जेम्स ने नोटिस किया कि डॉ हब्स का हाथ पहले चींटी के काटने के कारण सूजन से निपटने के लिए सूज गया है। तापमान डॉ हब एयर कंडीशनिंग सिस्टम में समायोजन करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य 120 डिग्री तक तापमान सहन कर सकते हैं, जबकि कंप्यूटर सिस्टम कुछ देर के विचार विमर्श के बाद 90 डिग्री पर बंद हो जाएगा। जेम्स ने खंभे को तोड़ने के लिए एक उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंग का उपयोग करने की योजना तैयार की है, जिसके परिणाम स्वरूप स्टेशन के भीतर कांच की वस्तुएं बिखर गईं और उसके बाद एक खंभे ढह गए। अब सूरज उन तक नहीं पहुंच सकता है। इस बीच एक काला आदमी एयर कंडीशनर के एक कोने में एक तार को कुतरने का प्रयास करता है, जिसे एक हरी चींटी द्वारा देखा जाता है, जिसके प्रतिशोध में हरी चींटी मेंटिस को काट लेती है और इस हलचल के कारण स्टेशन के भीतर विद्युत सर्किट में गड़बड़ी पैदा हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हवा कंडीशनर काम करना बंद कर देता है, जिससे स्टेशन का तापमान बढ़ जाता है और सभी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक बंद हो जाते हैं। इस बीच डॉ हब अपने हाथ के दर्द के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन जेम्स उनकी बात नहीं मानते और केवल स्टेशन को ठंडा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ समय बाद वह स्टेशन में मुख्य बिजली आपूर्ति की जांच करते हैं और कारण का पता लगाते हैं। बिजली कटौती के कारण वह यह जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि चींटियों ने मशीन को सटीक निशाना बनाया है। मृत वीवर चींटियों को व्यवस्थित करना लगभग वैसा ही है जैसे वे प्रतिशोध की तैयारी कर रहे हों। जैसे ही रात होती है, स्टेशन का तापमान भी 90 डिग्री से नीचे चला जाता है, जिससे सिस्टम फिर से शुरू हो जाता है। जेम्स इस अवसर का उपयोग डॉ हब के उसके साथ जुड़ने के तुरंत बाद चींटियों को कुछ संकेत भेजने के लिए करता है और जेम्स द्वारा बताए जा रहे संदेश को समझने की कोशिश करता है। हालांकि चींटियों से पूछा गया कि कागज पर केवल एक वर्ग है, तो जेम्स ने बताया कि गणित एक सार्वभौमिक भाषा है बुद्धिमान प्राणियों के बीच, और उन्हें उम्मीद है कि यह संचार के एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य करेगा। उन्हें उम्मीद है कि चींटियों को पता चलेगा कि वह स्क्वायर कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सो रहा है जब एक हरी चींटी उसके शरीर पर चढ़ती है और उसे घूरती है। वह तुरंत अपनी उपस्थिति को नोटिस करती है और उस पर फुसफुसाते हुए आश्चर्यजनक रूप से चली जाती है।
चींटी अनुपालन करती है और उसे कोई नुकसान पहुंचाए बिना चली जाती है। जैसे ही वह उसे छोड़ती है, उस गधे को वापस फुसफुसाती है। अगले दिन जैसे ही सूरज उगता है, खंभे एक बार फिर स्टेशन की ओर गर्मी को दर्शाते हैं, जिससे स्टेशन काफी ऊपर उठ जाता है। सुरक्षा। लेकिन डॉहब अपनी हताशा में किसी भी कीमत पर इसे मारने की कसम खाते हैं। भयभीत केंद्र जेम्स को बुलाने के लिए दौड़ता है, और जब तक वह आता है तब तक डॉहब रात में कमरे में अराजकता पैदा करने के बाद पहले ही चींटी को मार चुका होता है। डॉहब दिन भर में अपने कार्यों पर विचार करता है और जेम्स से माफी मांगता है। उसके कारण हुई परेशानी के बाद वह जेम्स को चींटी कॉलोनियों के बारे में समझाने लगता है और वे रानी द्वारा निर्धारित अनुशासन का पालन कैसे करते हैं। वह सोचता है कि उन्हें रानी चींटी को मार देना चाहिए ताकि वे बच सकें। हालांकि जेम्स ने उसे शांत रहने की सलाह दी, यह स्वीकार करते हुए कि वे स्मार्ट चींटियों के खिलाफ शक्तिहीन हैं। वह कहता है कि वे केवल चींटियां हैं। आशा है कि प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। चींटियों द्वारा कुछ ही समय में चूहे को मारने और निगलने का एक दुखद दृश्य देखा। क्या यह वास्तव में इतना आश्चर्य की बात है कि थोड़ी देर बाद चींटियों ने जवाब दिया कि एक वर्ग के भीतर एक वृत्त है और वृत्त के भीतर एक छोटा सा बिंदु घिरा हुआ है। यह स्पष्ट है कि उत्तर में कहा गया है कि शुरुआत में जेम्स इस संदेश से चकित थे, क्योंकि वह एक वैज्ञानिक है और उसने कभी कुछ नहीं देखा है। लेकिन कुछ समय तक इसका अध्ययन करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि पूरी प्रक्रिया एक नियंत्रित प्रयोग है, जिसमें वे हैं। प्रयोग का उद्देश्य उनमें से सबसे चतुर और सबसे मजबूत को निर्धारित करना है। लेकिन जेम्स अभी भी छोटे बिंदु में वृत्त का अर्थ नहीं समझ पाता है। फिर वह मानता है कि चींटियां किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही हैं जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। नंगे पैर खुद के लिए गा रही है। कुछ समय पहले चींटियां जमीन से निकलती हैं और उसके पैरों को काटती हैं। जब डॉलिया हब्स रानी को मारने और उन्हें मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, तब जेम्स ने सुझाव दिया कि वे अंदर रहें। लेकिन ड्रहब्स ने हताशा से उभरते हुए संदेश पत्र को तोड़ दिया और चींटियों का सामना करने पर जोर दिया। तभी जेम्स को पता चला कि सर्कल के भीतर का बिंदु वास्तव में डॉ हब्स का प्रतिनिधित्व करता है। उसी समय जेम्स को एक संदेश मिलता है। केंद्रा को पता चलता है कि उसने डॉ हब्स और जेम्स को छुड़ाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया है। लेकिन तब तक डॉ हब्स पहले ही नंगे पैर स्टेशन से निकल चुके थे। जेम्स उसे रोकने की कोशिश में जल्दी से उसका पीछा करता है। हब्स एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। भीड़ भाग जाती है और उसे तुरंत मार देती है। इस दुखद घटना के बाद जेम्स ने अपना सुरक्षात्मक सूट उतार दिया और कीटनाशक का एक कनस्तर लेकर छत्ते की ओर निकल पड़ा। वह रानी को मारना चाहता था। अब जेम्स हार्बर्स के मन में एक आशा जगी है कि चींटियों और मनुष्यों को सह अस्तित्व का एक रास्ता मिल सकता है। भले ही वह अपने अध्ययन के माध्यम से इस बिंदु पर असंभवता को स्वीकार करता है। जेम्स ने चींटियों की विस्तार दर, संगठनात्मक शक्ति, नेटवर्क और संचार के तरीकों, जहर और आनुवंशिक अनुकूलनशीलता के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त की है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें विश्वास है कि चींटियां हमेशा रहेंगी। एक कदम आगे रहें। रानी का छत्ता और उसमें उतरने से पहले जहर का एक टैंक छोड़ता है। वह मिट्टी से एक हाथ निकलता हुआ देखता है। यह केंद्र है जो चमत्कारिक रूप से चींटियों से सुरक्षित रहता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इस क्षण में जेम्स को पता चलता है कि चींटी की वास्तविक योजना मानव जाति के अनुकूल होने और उन्हें एक हिस्सा बनाने की है। एक वॉइस ओवर में उनकी दुनिया के बारे में जेम्स कहते हैं कि उन्हें और केंद्र को नहीं पता कि चींटियों के पास क्या योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन वे निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पर सब्सक्राइब करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।